हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हम लोगों ने ये बताया था कि आपका वेजिटेटिव सेल क्या होता है और कि इसमें कितने टाइप्स होते हैं और किसका जो न्यूक्लियस डेंस होता है उसके बारे में बताया था। एक्साइन, इंटाइन, इनके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। अब हम लोग बात करते हैं हमारी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग। आप सबसे पहले हम बात करेंगे, एनसीईआरटी बुक लेंगे। एनसीईआरटी बुक में लास्ट टाइम मैंने चैप्टर 1 में पेज नंबर 7 से आपका यहाँ पे दिया गया है पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज से यहाँ पे मैंने आपका वीडियो क्विट करा दिया था क्योंकि आपका वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गया था, जिसकी वजह से आप लोग उसको नहीं देख पाते पूरा। इसी वजह से मैंने आपका वीडियो वहां से कट कर दिया था। अब जनरली बात करी जाए कि हमारी स्पीसीज ऑफ पॉलन ग्रेन में क्या होता है, आप लोग यहाँ से 1 बाय 1 हेडिंग देखते हुए चलिएगा। अब हम बात करेंगे स्पीसीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी जो हमारी कितनी टाइप की प्रजातियां होती हैं या कितनी टाइप की वेराइटी होती है किसमें, पॉलन ग्रेन में। बात करते हैं हमारे पेज नंबर 7 से। इसमें बताया जा रहा है कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सर्व एलर्जीज एंड ब्रोंकियल afflictions in some people often leading to chronic respiratory disorder। इसकी एक डिफाइन लिख लेते हैं, एनसीईआरटी में दी है एज इट इज। यानी बात कर रहे हैं इसमें क्या लिखाया जा रहा है कि जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं उसकी डेफिनेशन में इसमें लिखाया जा रहा है कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज, इसके बारे में भी डिफाइन लिखाते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं, मैंने इसमें आपको कि स्पीसीज ऑफ पॉलन ग्रेन की क्या डेफिनेशन होगी। जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं, यानी बात करी जाए पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज, यानी जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो आपके पास कई सारी अलग अलग प्रजातियों के आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं कॉज सर्व एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, यानी बात करी जाए तो ये कुछ टाइप की एलर्जीज प्रोड्यूस कर सकते हैं या आपको ब्रोंकियल एफ्लिक्शन यानी इन्फेक्शन टाइप फैला सकते हैं। कुछ तरीके के ऐसे लोग होते हैं जिनमें आपको पहले से ही क्या देखने को मिलता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यानी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, यानी ये वाला जो वर्ड है लास्ट में लिखा हुआ है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसका मतलब होता है कि जो आपके परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती हुई आ रही है, आप लोग उसे बोल सकते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर। यानी अगर आपके घर में आपके पूरी फैमिली मेंबर हैं, पापा है, मम्मी है, भैया है, बहन है, तो जनरली बात करी जाए कि जैसे अगर आपके पापा को डायबिटीज है तो काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके अगर 2 भाई हैं तो दोनों में से एक भाई को जरूर ही जरूर डायबिटीज हो। ये नहीं कह सकती कि किस एज पे जाके होगी, पर इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये डिजीज उसे मिलेगी क्योंकि ये हमारे पास क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो परिवार में बीमारी चलती हुई आ रही है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यानी जो सांस से संबंधित बीमारी होती है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को, जिसे अस्थमा बोलते हैं, उस टाइप की बीमारियां हमारे चलती हुई आ रही है हमारे परंपरागत। यानी जो हमारे परिवार में आपके बाबा को थी, बाबा के बाद को हुई, अब आपको है, आपके बाद आपके बच्चों में आपको देखने को मिलेगी। इसी का मतलब होता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये फॉर एग्जाम्पल था, मैंने एग्जाम्पल के पर्पज से बताया है। अगर आप लोग किसी और तरीके से समझ सकते हैं तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें, जैसे कि आपकी बीमारियां होगी ब्रोंकाइटिस। अब बात करते हैं इसमें, आगे बताया जा रहा है इट बी मेंशन दैट पार्थीनियम और कैरेट ग्रास दैट केम टू इंडिया। यानी अगर बात करी जाए हमारे इंडिया में एक पार्थीनियम ग्रास आई थी जिसे हम लोग पार्थीनियम ग्रास बोल रहे हैं, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास बोल रहे हैं, जो हमारे इंडिया में किसके साथ इंपोर्ट होके आ गई थी। यानी हमारे इंडिया में जब बाहर से व्हीट आ रहा था तो उसके साथ ही इंपोर्ट होके आ गई थी। जनरली बात करें, पहले हमारे इंडिया में व्हीट की काफी ज्यादा कम प्रोडक्शन थी और यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसीलिए हम लोग बाहर के विदेशों से अपने इंडिया में व्हीट को खरीदते थे
तो इसीलिए वहां से जब वहां पे हमारे पास जो वीट आया था उसमें आपको क्या मिली थी, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास। यानी जो आपका वीट आया था उसमें आपको क्या क्या मिला था, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास मिली थी। उसमें आपके पास क्या साइड इफेक्ट्स थे उसके, या फिर क्या बेनिफिट्स थे, या उससे क्या कॉस्ट हुआ आपके पास, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं पार्थीनियम और कैरेट ग्रास। ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी, ये आपसे जरूर पूछी जाती है कि ऐसी क्या चीज आपकी वीट में इंपोर्ट आ गई थी होके जो आपके बीमारियों को फैला रही थी। बात करी जाए इसमें, हम लोग नीचे लिख लेते हैं इंपोर्टेड इन वीट। यानी ये किसके द्वारा आई थी, आपके गेहूं के द्वारा आई थी। बात करी जाए जब हमारे इंडिया में जब गेहूं हमारे पास ज्यादा नहीं होते थे तो हमने जब बाहर से वीट खरीदा तो उसमें उसके साथ हमें ये वाली घास भी मिल गई, पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास। अब बात करते हैं ये इंडिया में आ गई, फिर जब हम लोगों ने वीट को स्टोर करा तो कुछ समय के बाद हमने देखा कि ये काफी ज्यादा हमारे लिए खतरनाक था और इससे हमारे को काफी ज्यादा अलग अलग टाइप की पॉलन एलर्जी होने लगी। जैसे किसी को छींक आने लगी, किसी को जुकाम होने लगा, किसी को बार बार खांसी आने लगी, किसी की बॉडी में रिएक्शन होने लगा, कुछ आपको पिंपल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग इंसान को इसने अलग अलग टाइप की पॉलन एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट करा। यानी ये इससे क्या हो रहा था, हम लोगों को हजार्डस थी, हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक थी। इसके जो अंदर जो इसके साथ जो इसमें पार्थीनियम और कैरेट ग्रास की बात करी जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक थी। जब हम लोग इसके कांटेक्ट में आए तो हम लोगों को पॉलन एलर्जी होने लगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आपको कुछ इन्फेक्शन वगैरह होने लगा होगा, कभी आपको छींक आने लगी है, कभी आपको खांसी आ रही है, उसी तरीके से। अब आगे बात करते हैं बी पॉलन टैबलेट क्या होती है और इसका क्या यूज होता है। जनरली बात करी जाए हमारे पास बी पॉलन टैबलेट के बारे में कि बी पॉलन टैबलेट क्या होती है। अब बात करी जाए बी पॉलन टैबलेट के बारे में तो उसमें आगे ये बताया जा रहा है कि जो आपकी बी पॉलन टैबलेट होती है वो आपके जनरली यूज होती है एथलीट्स के लिए, एथलीट्स जो होते हैं स्पोर्ट्स में उनके लिए। आगे इसी में बताया कि जो आपका इसी के आगे का पार्ट है, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशन। यानी जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपके न्यूट्रिशन रिच होते हैं। ये वाला नोट कर लिया होगा तो मैं इस वाली डेफिनेशन को रब कर देता हूं। ये सिंपली आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। पॉलन ग्रेन मैनी स्पीसीज को कॉज करता है, उसमें कुछ एलर्जी होती है, ब्रोंकल इन्फ्लेक्शन होता है, जिसमें आपके कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो फैमिली डिसऑर्डर होता है उसके लिए। और ये पार्थीनियम ग्रास आपकी कहां से इंपोर्ट हुई थी, बाहर के एब्रॉड से इंपोर्ट हुई थी। किस में हुई थी, वीट में हुई थी। और ये हमें क्या कर रही थी, ऑबिक्यूटस एलर्जी हमें प्रोड्यूस कर रही थी लोगों में, उसमें एलर्जी फैला रही थी इनके पॉलन ग्रेन्स। बात करते हैं बी टैबलेट्स क्या होती है और इसका काम क्या होता है। अभी हम लोगों ने बात करी थी जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो काफी ज्यादा रिच होते हैं, किसमें, पॉलन ग्रेन्स में। जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशंस काफी ज्यादा भारी मात्रा में पाए जाते हैं। अब कि आजकल की दुनिया का ये एक फैशन हो गया है कि हर कोई पॉलन टैबलेट्स लेता ही लेता है। यानी बात करी जाए पॉलन टैबलेट्स को लोग क्या लेते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। जैसे कि खाना खा लिया, खाना खाने के बाद पॉलन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर लिया। इसमें बताया है कि ऐसा फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं खाने के तौर पे। जैसे आप लोगों के पास अभी कोविड चला था तो उसमें आपके पास क्या थी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने वाली एक इम्यूनोग्लोबिन, मतलब इम्यून की जो उसमें एंटीबॉडीज बना देती थी, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम को काफी ज्यादा स्ट्रांग कर रही थी। इस टाइप की मार्केट में काफी ज्यादा तरीके की दवाइयां आपको देखने को मिल जाएंगी। पर जनरली बात करी जाए जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज थी उसमें आपके पास काफी ज्यादा भारी मात्रा में उन लोगों ने क्या बनाए, पॉलन प्रोडक्ट्स। पॉलन प्रोडक्ट्स का काम क्या होता है, पॉलन प्रोडक्ट्स आपके
टैबलेट या फिर सिरप के फॉर्म में मिलने लगे मार्केट में, जो कि आपका वेस्टर्न मार्केट था, कंट्रियों का वेस्टर्न मार्केट। अब बात करी जाए, इसमें आगे बताया गया है कि ये आपके मार्केट में अवेलेबल हो गई थी, तो आप लोगों के पास ये जो पॉलन कंजप्शन था वो काफी ज्यादा हो गया था। ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलन कंजप्शन क्यों करते थे? बात करी जाए, पॉलन कंजप्शन करने के बाद जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एथलीट्स, एथलीट्स क्या करते हैं, हमारी जो उनकी कोई रेस होने वाली होती है, तो रेस होने से पहले क्या करते हैं वो लोग, कभी कभी पॉलन ग्रेन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इंड्योरेंस स्पीड है, यानी उनके खेलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, दौड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, एनीथिंग, यानी अगर वो कोई भी गेम खेल रहे हैं तो उसमें उनकी क्या होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, खेलने का तरीका और ज्यादा बेहतर हो जाएगा और वो लोग कम थकेंगे। बात करी जाए कि एथलीट्स कहाँ पे यूज करते हैं, अपने हॉर्सेस को देने के लिए यूज करते हैं और अपनी खुद की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए करते हैं। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. करी जाए कि इसमें हम लोगों ने यहाँ पे ही खत्म कर लिया है कि ये बी पॉलन टैबलेट्स होती थी, उसमें जनरली ये बताया जाता था ये आपकी क्या करती हैं, एनर्जी को इंक्रीज कर देती हैं आपके किस में, एथलीट्स में, रेस हॉर्स में, स्पोर्ट्समैन आप मान सकते हैं, या फिर किसी गेम में ये आपकी स्पीड को बढ़ा देती है। अब जनरली बात करते हैं, इसमें ये बताया कि आपकी प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बारे में बताते हैं कि आपका प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी हम लोग पॉलन ग्रेन को ऐसी कौन सी जगह है जहां पे प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं अपनी आगे की जनरेशन के लिए। यानी जो हमारे पास आज पॉलन ग्रेन है वो कल नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग जो चीज है वो समय के साथ साथ डिस्टिंक्ट होती चली जा रही है। जो पॉलन ग्रेन आज है वो कल नहीं होंगे, जो कल है वो आगे समय में नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोग एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग उन्हें सुरक्षित रखते हैं आगे के भविष्य के लिए, यानी इन फ्यूचर हम उस स्पीसीज को ग्रो कर सकते हैं। उसके बारे में बात करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होती है कि आपका फ्लावर है, आपके फ्लावर से जब आपके पॉलन ग्रेन जमीन पे गिरने लगते हैं स्टिग्मा से, जब तक वो स्टिग्मा से गिरने से पहले अपनी वायबिलिटी लूज नहीं कर पाते हैं, यानी आपके पास कोई भी पॉलन ग्रेन है वो जमीन पे गिरे, आप उसकी तुरंत उसको प्रिजर्व कर लें उसकी फर्टिलाइजेशन होने से पहले। फिर बात करी जाए इसमें, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी। बात करते हैं, इसमें डेफिनेशन लिखते हैं इसकी एक, आगे बात करते हैं इसमें कि आपको मैंने बताया था अभी प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन किस तरीके से होती है, कैसे हम एक पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं। अभी जनरली हम लोग बात कर रहे थे कि आपका पॉलन ग्रेन किसी फ्लावर से गिरने के बाद आपकी जब लैंड पे गिरता है तो आप लोग उसको तभी फर्टिलाइजेशन से पहले उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। थिंक पॉलन रिटेन वायबिलिटी, यानी आप क्या सोचते हैं कि कितनी देर में आपका पॉलन ग्रेन अपनी फर्टिलाइजेशन या फिर प्रिजर्व करने की क्षमता को खो देता है। इसमें द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यानी बात करते हैं कि हर पॉलन ग्रेन का एक समय होता है, वो क्या होता है, इस स्थिर होता है, यानी एक नियमित समय से लेके एक नियमित समय तक आपका पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी को बनाए रख सकता है। यानी हर किसी की एक लिमिट होती है, उसके डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यानी हाँ उसके डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। जनरली आपका कोई भी जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी वायबिलिटी आपकी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। अब बात करते हैं कि उसके हाई वेरिएबल चांसेस होते हैं काफी ज्यादा, और कुछ उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। अब इसमें बात करी जा रही है सीधे सीधे, अब बात करी जाए जो हमारे कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं, जैसे कि बात हो गई हमारे राइस की और व्हीट की। ये तो सब लोग जानते होंगे कि राइस और व्हीट क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अनाज।
तो ये अनाज की कैटेगरी में आ जाता है। और ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी वायबिलिटी कितनी देर में ये लोग लूज कर देते हैं, यानी इनकी वायबिलिटी कितनी देर तक रहती है बनी हुई, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो उसमें लूज वायबिलिटी होती है ये लोग कितनी देर तक कर सकते हैं, 30 मिनट्स तक कर सकते हैं जनरली। अब बात करी जाए इसमें 30 मिनट्स कैसे, बाद में या फिर पहले इसकी वायबिलिटी लूज होने से। इसमें बात करी जा रही है जब ये अपने रिलीज होते हैं, किससे रिलीज होते हैं, स्टेमा से रिलीज होते हैं और लैंड पे लैंड हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं वहां से। तो आपको 30 मिनट्स के अंदर उसको क्या कर लेना है, प्रिजर्व कर लेना है। अब बात करी जाए हमारे जो सीरियल्स होते हैं उसका कितना हो गया, लूजिंग वैलिडिटी टाइम 30 मिनट्स हो गया। अब इसमें करी जा रही है कि जो आप इसी तरीके से दूसरे मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, जैसे आपके हो गया रोजेसेई, लेग्यूमिनोसेई एंड सोलेनेसेई, यानी 3 नाम है आपके पास, रोजेसेई, लेग्यूमिनेसेई एंड सोलेनेसेई। फिर से मैं रिपीट करता हूं, रोजेसेई, लेग्यूमिनेसेई एंड सोलेनेसेई। अगर आप लोग इनके नाम ले लेके इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। आप लोग क्या करिएगा, आपने नोट्स वगैरह बनाओ तो उसमें आप लोग ये स्पेलिंग 1-2 बार लिखना और अपने आप से चेक करना, आपको स्पेलिंग लिखने के बाद ही याद हो पाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग इसमें ई लगाना भूल जाते हैं या इसके पीछे वाला ई भूल जाते हैं, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक का इशू रह सकता है। बाकी इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है, रोजेसेई, लेग्यूमिनेसेई एंड सोलेनेसेई। अब बात करते हैं कि ये कितनी देर में अपनी वैलिडिटी को लूज कर लेते हैं। इसमें बात कर रहे हैं कि ये अपनी वैलिडिटी को कितने समय तक मेंटेन कर सकते हैं, तो इनकी वैलिडिटी 1 मंथ तक या फिर उससे ज्यादा तक आप लोग स्टोर कर सकते हैं इन्हें, यानी जब तक ये अपनी फर्टिलाइजेशन की क्षमता लूज नहीं होने देते हैं। इनकी वायबिलिटी 1 मंथ तक चलती है और सीरियल्स में कितने दिन तक चलती है, 30 मिनट्स तक। जनरली बात करिए जाए लेग्यूमिनेसी किससे आपका बिलोंग करता है, पल्सिस की फैमिली से। और ये वाले जो आपके पास टर्म दिए हुए हैं ये थोड़े अलग टाइप के हैं, इसके बारे में अगर आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं, वरना आप लोग इसके नाम याद कर लीजिए, वो सबसे ज्यादा बेटर है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। जनरली आपको इसके तीनों के नाम याद होने चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया था कि ये किससे बिलोंग करता है, पल्सिस की फैमिली से, यानी दाल वगैरह जो होती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, यू में हियर of storing semen sperms of many animals including humans for artificial insemination, यानी कि जो आपका जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे डिस्टिंक्ट होते चले जा रहे हैं, यानी जो एनिमल्स आपके धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं उनके सीमन को कलेक्ट करके रखा गया है, स्टोर करके रखा गया है कि इन फ्यूचर हम उससे क्या कर सकते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जब वो वाली स्पीसीज पूरी तरीके से डिस्टिंक्ट होने पे आ जाए तो साइंटिस्ट उसको भी प्रिजर्व करके रखते हैं। और आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, जिसमें ह्यूमन का स्पर्म भी आप लोग स्टोर करके रखते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, ये आपकी एक आर्टिफिशियल टेक्निक होती है, वो एक अलग चीज है, आपको आगे वाले चैप्टर्स में इसके बारे में पता चलेगा। अब जनरली बात करते हैं, इसके आगे ये बताया जा रहा है कि आप लोग एक पॉलन ग्रेन को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग किसी पॉलन ग्रेन की स्पीसीज को काफी ज्यादा नंबर्स में, यानी इसमें आपके पास क्या क्या बाउंडेशन है, क्या क्या लिमिट्स हैं इसकी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले करने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पॉलन ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी। वो किसी भी मात्रा में ले सकते हैं आप लोग, या ज्यादा नंबर्स में भी हो सकते हैं, कम नंबर्स में भी हो सकते हैं, और आप लोग उन्हें कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब जनरली बात करी जाए, मैंने आपसे बोला कि आप पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे स्टोर कर सकते हैं, किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पॉलन ग्रेन उठाना है और आपको कहा उसको एक पॉलन बैंक में ले जाना है। जैसे जनरली बात करी जाए, आपके पास आप लोग ब्लड निकलवाने जाते हैं, हम लोग, हमारे पास क्या होती है, ब्लड बैंक होती है, जहां पे हम लोग अपना ब्लड का क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। इसके लिए करते हैं क्योंकि जो लोग अफोर्डेबल नहीं होते हैं, यानी जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, वो लोग ब्लड बैंक से जाके अपनी जरूरत का जो भी ए बी या जो भी ग्रुप वाला ब्लड चाहिए होगा, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव ए बी, अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार वो लोग उसे ले सकते हैं। ये एक फ्री तरीके का कैंप लगाया जाता है, यानी ये फ्री सेवा है सब लोगों के लिए।
इसे हम लोग बोलते हैं, कभी कभी लगता है डोनेशन कैंप। तो उसी तरीके से जहां हमारे पास ब्लड बैंक है, मनी बैंक है, उसी तरीके से हमारे पास पोलन बैंक है। यानी जहां पे हमारे पोलन बैंक की बात करी जाए, जहां पे हमारे पोलन बैंक को, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन बैंक। अ प्लेस वेयर द पोलन ग्रेन्स इज स्टोर्स इज कॉल्ड द पोलन बैंक। The most important thing is the liquid nitrogen at 196 at minus 196 degrees Celsius temperature is the most appropriate condition to store any pollen grains in the preservation bank of pollen bank. अब बात करी जाए किसी भी पोलन ग्रेन को, मैंने जो बोला उसे हिंदी में बताता हूं। अगर हम लोग किसी भी पोलन ग्रेन को स्टोर करने जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा जरूरतमंद किसकी पड़ेगी, यानी सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज आपके पास क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन। कितने टेम्परेचर पे, माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पे। अब बात करी जाए कि जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं इसके बिना स्टोर नहीं हो पाएंगे, तो आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा, ये लोग मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग उसको जरूर याद रखिएगा। ये इस पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे वन वर्ड में जरूर पूछा जा सकता है कि आपके जो पोलन बैंक में पोलन ग्रेन्स स्टोर होते हैं वो किस सब्सटेंस या फिर किस लिक्विड की वजह से स्टोर किए जाते हैं, या किस लिक्विड, कौन सा लिक्विड इसमें हेल्पफुल होता है। तो आप लोग उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं in this question the liquid nitrogen at minus 190 degree Celsius is the appropriate condition to store any pollen grains in the pollen bank। तो इसी तरीके से जब आपकी ऐसी जगह होती है जहां पे पोलन ग्रेन्स स्टोर करे जाए माइनस 196 नाइट्रोजन पे, आप लोग उसे बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आप उन्हें भी बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए आपके लिए ये मैंने 3 पॉइंट कवर करा दिए। अब हम लोग 1.2 पे चलेंगे, 1 बाई 1 हम लोग पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से इसी तरीके से कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।